morning students. Today we start our chapter number 5 natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो प्राकृतिक वनस्पति कल हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है नेचुरल वेजिटेशन. तो पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जो अपने आप ही ग्रो करती है, जिसको ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जिसको इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उगती है. सन जो रेज होती है उनकी हेल्प से, जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी मदद से पानी अपने आप ही जमीन से खींचती है और खुद ही वो बढ़ जाती है, खुद ही वो बड़ी हो जाती है. वो सब नेचुरल वेजिटेशन होती है. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि पूरा जो ये मान लीजिए ऐसा फॉरेस्ट एरिया जिसे ह्यूमन ने डेवलप नहीं किया, मतलब इंसान उस जंगल को जिसको डेवलप नहीं करता है, वो सारी की सारी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है. वो अपने आप ही उगती है, अपने आप ही बढ़ती है, फिर बीज जो अपने आप ही बन जाते हैं और बीज जमीन पर गिर जाते हैं, फिर नए पेड़ उगाते हैं. ठीक है, मतलब कि अच्छी मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट जब मिलती है तो अपने आप ही नए पौधे उगने लगते हैं. उनको हम नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं. ठीक है, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं. टाइप ऑफ फॉरेस्ट पिछली बार हमने ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन के बारे में पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था. पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कि एवरग्रीन वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी पत्तियां एक टाइम पे नहीं गिराते और सदा हरे नजर आते हैं. इसलिए इनका हिंदी में मतलब हुआ सदा हरित वन या सदाबहार वन. ठीक है, ये होते हैं. या सेमी एवरग्रीन, कुछ अर्ध सदाबहार वन भी होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से हरे भरे हो भी सकते हैं, पूरी तरह से हरे भरे नहीं भी होते, तो सेमी एवरग्रीन वो कहलाएंगे. ठीक है, तो एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार और ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन. जहां पर थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है उसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं. जैसे कि आपकी इक्वेटर के ऊपर 23.5 और इक्वेटर के नीचे 23.5 का एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया सारा का सारा ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है. और वहां पर जो सदा हरे वन होते हैं उनको एवरग्रीन कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता है. तो एक तो कैटेगरी ये हो गई. हमारे इंडिया में मैंने बताया था वेस्टर्न घाट और जो है सेवन सिस्टर्स हो गया, एमपी के हो गए, या जो साइड में जो जंगल है आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तरफ, तो वो सारे एवरग्रीन होते हैं. वहां पर बारिश 300 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसलिए सदा हरे वन पाए जाते हैं. ठीक है, दूसरा वाला हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय पत्ते झड़ाने वाले वन जो एक समय में अपनी सारी पत्तियां झड़ा देंगे, उसे हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहेंगे. ठीक है, तो ये पतझड़ के वन इंडिया में ज्यादा है. ठीक है, ये पतझड़ के वन इंडिया में ज्यादा हैं. जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपका यूपी का एरिया, एमपी का एरिया, यहाँ पर पतझड़ वन ज्यादा है. ठीक है, महाराष्ट्र में भी पतझड़ वन ज्यादा है. ठीक है, तो वो सारे पतझड़ी वन कहलाते हैं. अगला पॉइंट था ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट्स. थोरेन फॉरेस्ट मतलब कि कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति. ठीक है, कांटेदार वनस्पति जो होती है उसको हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं, कांटेदार जंगल उसको कहा जाता है. ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में. जैसे कि एमपी के जो घने जंगल हो गए, एमपी का जो मरुस्थल एरिया हो, एमपी का जो है बैरन लैंड यानी कि जो बंजर भूमि है वहां पर, राजस्थान की बैरन लैंड, राजस्थान में जैसे ऐसे एरिया है जहां पर जो पेड़ नहीं उगते, कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस के पेड़ उगते हैं, वो सारे के सारे थ्रोन फॉरेस्ट कहलाएंगे, यानी कि कांटेदार झाड़ियां और वन कहलाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. उसके अलावा फिर अगला पॉइंट हो गया माउंटेन फॉरेस्ट. तो पिछली बार वीडियो में डिस्कस किया था कि पहाड़ों की ऊंचाइयों के अनुसार वन मिलते हैं. 1000 मीटर पर, 2000 मीटर पर, 3000 मीटर पर, अलग अलग हाइट पर अलग अलग टाइप के वन पाए जाते हैं. ठीक है, जिसमें पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, चीड़ हो गए, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो वो माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन. और लास्ट पे लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट. लिटोरल का मतलब है दलदली, कीचड़ भरे वन, दलदल और कीचड़ भरे वन. जहां पर दलदल बनता है, जैसे झील हो गई, चिल्का एरिया हो गया, उत्तराखंड के नीचे का एरिया हो गया, वहां पर दलदल बनता है. और जहां पर दलदल बनेगा
जहां पर कीचड़ बनेगा वहां पर स्वैम्पी फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि 5 टाइप के पेड़ होते हैं, 5 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नंबर 2 ट्रॉपिकल डेसिडियस, नंबर 3 ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, ठीक है, और फिर माउंटेन फॉरेस्ट, और फिर हो गया स्वैम्प फॉरेस्ट, मतलब कि सदाबहार, पतझड़, कांटेदार और पर्वतीय वन और दलदली वन। इस तरह के 5 टाइप के वन होते हैं, 5 प्रकार की वनस्पति या 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितने जंगल हैं? इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, जितनी जमीन पर जंगल है, वो 23.38% लैंड एरिया पे जंगल है। भारत की पूरी टोटल लैंड जितनी भी है 100% लैंड जो हमारी मतलब 32,87,263 किलोमीटर का एरिया, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उस 3.28 में से उस कितना है एरिया? 23.38% एरिया है। मतलब कि पूरी भारत की धरती पर 23% भूमि पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। 23%, 23% पार्ट पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वन का जो सर्वे किया जाता है, वन का जो सर्वे करता है वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। कौन होता है? राज्य जो कर विभाग होता है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वो उसका क्या करता है? सर्वे करता है कि कितने एरिया में जंगल है। ये कौन बताएगा कि 23% जंगल है हमारे पास? अलग अलग स्टेट से सर्वे होगा और स्टेट का सर्वे ये आपको बताएगा कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत, कितने एरिया पर जंगल है। ठीक है, तो हमारे भारत पर कितने 23.38% लैंड पर फॉरेस्ट कवर है, इतना हमारा एरिया जंगल का है। लेकिन इंडिया की स्टेट रिपोर्ट 2011 में जब पब्लिश हुई तो उसमें बताया गया कि एक्चुअल में जो एक्चुअल फॉरेस्ट है वो 21.5% ही है। मतलब कि 23% तो कवर एरिया तो है, लेकिन उतने गहरे जंगल नहीं है। हमारे यहाँ पर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 21.5% लैंड पर क्या है? फॉरेस्ट है। 21.5% यानी कि 21.5% लैंड पर फॉरेस्ट है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे इंडिया में जंगल कितने हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 23.38 और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार कितने टोटल? सिर्फ 21% लैंड पर 21% फॉरेस्ट कवर एरिया हमारे इंडिया में है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब हमारी पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से ये फॉरेस्ट बहुत कम है। अगर हमारी फॉरेस्ट की जो है नहीं बढ़ाए गए, अगर ये 33% नहीं हुए तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि अगर इनको 21% से 33% तक नहीं लेके गए हम तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी पेड़ों के कटने से क्लाइमेट तो चेंज हो गया है, क्लाइमेट तो पूरा बदल गया है और ऑक्सीजन की भी कमी होने वाली है। इतने कम जंगल हैं हमारे इंडिया में। कितने हैं? सिर्फ 21.5%। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार जो है लोगों को अवेयर करती है कि भाई जंगल उगाओ, पेड़ उगाओ, नहीं तो हमारा इंडिया खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो ये बताया जाता है हमारे इंडिया में कि 21.5% ही फॉरेस्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जंगल लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इस 21% को अगर डिवाइड करें तो ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले जंगल वो 8.27% है और गहरे जंगल 12.29% है। तो ऐसे जंगल जिनके अंदर बहुत गहरे पेड़ हैं और अंदर जाने पर आपको बिल्कुल गहरा जंगल नजर आएगा, वो डेंस फॉरेस्ट 12.29 है। और जहां पर गहरे जंगल नहीं मिलेंगे, ओपन फॉरेस्ट, वो 8.27% है। अब आप कहोगे कि भाई डेंस फॉरेस्ट मिलते कहां पे हैं? 7 सिस्टर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश, ऐसे एरिया जहां पर जंगल बहुत गहरे हैं। तो वो कितने परसेंट है? टोटल 12.29। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते बेटा एमसीक्यू, तो आपको थोड़ा ध्यान देके याद करना पड़ेगा कि टोटल फॉरेस्ट 21.5% है, जिसमें से डेंस फॉरेस्ट हो गए 12.29 और ओपन फॉरेस्ट हो गए 8.27। अब ओपन फॉरेस्ट कहाँ है? जैसे एमपी के जंगल हो गए, मध्य प्रदेश के जंगल थोड़े खुले जंगल हैं, वो उतने गहरे नहीं है जितने कि
सेवन सिस्टर्स के हैं, जितने की अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, उनके जो जंगल है उतने गहरे ये नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर दोनों का टोटल करते हो तो 21% लगभग आ जाता है, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर जो 1% बचता है या 1.5 बचता है वो इधर उधर आसपास जो है तमिलनाडु की साइड में, बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र साइड में थोड़े बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की ओपन फॉरेस्ट, डेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा जंगल इंडिया में कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारा है, अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, वहां पर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। पूरी अंडमान निकोबार की टोटल लैंड पर, अंडमान निकोबार की जो टोटल लैंड है उसकी टोटल लैंड पर 86% पर फॉरेस्ट है। मतलब कि 86% अंडमान की जमीन पर फॉरेस्ट है। 86.93%, मतलब कि 86% अंडमान निकोबार की जमीन पर फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा इसी का परसेंटेज है अंडमान निकोबार, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कम हो जाएंगे, फिर देखो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली 10% से भी कम है। हरियाणा में तो जंगल है ही कहाँ, पेड़ गिनती के यहाँ तो। दिल्ली में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, और राजस्थान में भी 10% से भी कम वन पाए जाते हैं। 10% से भी कम है। देखो कितना डिफरेंस हो गया। अंडमान निकोबार में तो 86% है और दिल्ली हरियाणा में कितना 10% है। कितने कम जंगल है। क्यों? क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ऐसे एरिया था जहां पर ब्रिटिशर्स ने जंगल काट दिए और एग्रीकल्चर के लिए व्हीट और राइस प्रोडक्शन करने के लिए जमीनें साफ की गई, मतलब कि जंगल साफ कर दिए गए और एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर लिया गया। इसीलिए यहाँ पर बहुत कम जंगल है। कितने? सिर्फ 10% जंगल हरियाणा में और पंजाब में और राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो उसके बाद देखिए तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली में 10 से 20% है। तमिलनाडु में थोड़े ज्यादा है, हरियाणा से ज्यादा है। दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी 10-20% के लगभग पाए जाते हैं, थोड़े ज्यादा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब 7 सिस्टर्स। अभी मैंने बताया था नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे जितने भी है 7 सिस्टर्स, उनमें फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं। 30% मतलब उनमें ज्यादा डेंस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो 30% में आ जाएगा। मतलब कि ये देखिए हमारे इंडिया के 15 जो स्टेट है, 15 स्टेट में 1/3 पार्ट जो है जंगल का पाया जाता है, बाकी सब खाली पड़े हैं। 15 स्टेट में, 15 राज्यों में 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट पाए जाते हैं। बाकी जो 13 स्टेट बच गए उनमें सब खाली पड़ा है, बहुत ज्यादा जंगल नहीं है, बहुत ही कम जंगल है, ठीक है। ये बड़ी टेंशन है, ये बहुत बड़ी टेंशन है। जंगल कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी और वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। लोगों को जो जरूरत होती है जंगल से, वुड्स की, लकड़ियों की, वो सब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है। भारत में फॉरेस्ट बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमें ये डाटा हमें याद कर लेनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने कितने फॉरेस्ट हैं और कितने की जरूरत है। 33% की तो जरूरत है ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल 21.5% फॉरेस्ट ही है। और उनकी परसेंटेज मैंने बता दी, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, फिर 10% दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और 10 से 20% हो गई दादरा नगर हवेली, तमिलनाडु, और 30% आपकी 7 सिस्टर है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये बना लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में अगर बनता है कि व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया, या फॉरेस्ट का जो हमारे इंडिया में पार्ट है वो बताइए कितना है, तो आप ये आराम से उसमें डाटा यूज किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट की ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो और फॉरेस्ट कवर इन इंडिया यहाँ से आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वनों को सुरक्षित करने की प्लानिंग। वनों को सुरक्षित कैसे किया जाए, वन संरक्षण। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है वन संरक्षण, वनों को कैसे बचाया जाए। तो भारत सरकार ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू की थी कि जंगल को बचाओ। वन नीति
क्या शुरू किया गया, वन नीति 1952 में शुरू की गई थी और फिर उसे मॉडिफाई भी किया गया, उसमें और सुधार किए गए। कब सुधार किए गए, 1988 में, 1988 में फिर सुधार किए गए। ठीक है, वो सुधार किस तरीके के थे, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाना था। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास करना, कि हमें जंगलों की जरूरत है, हमें फर्नीचर में जरूरत है, हमें फर्नीचर के अलावा लकड़ियों की भी जरूरत है, तो हमें मतलब डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम जंगल हमें चाहिए भी, हम वन को जरूरत के लिए काटेंगे भी, लेकिन वन को लगाना भी जरूरी है। अगर वन को काटते ही रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। अगर उनको दोबारा से ना लगाया गया, जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया से जंगल साफ किए जा रहे हैं, लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है हमें, किस किस में जरूरत पड़ती है, पेपर इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में, फर्नीचर इंडस्ट्री में, फर्नीचर बनाने में जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है। हम अगर जंगल की हमें जरूरत है, तो अगर हम जंगल नहीं काटेंगे या हमें लकड़ियों की जरूरत है तो हम लकड़ियां नहीं काटेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, डेवलपमेंट को मत रोको, लेकिन जितने जंगल काटते हो उसके डबल प्रोपोर्शन में जंगल लगाने भी चाहिए। आप जितने पेड़ काट रहे हो उसके प्रोपोर्शन में और ज्यादा पेड़ लगने चाहिए। इस तरह का प्लानिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। टिकाऊ विकास मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट करो, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट करो। तो देखिए इस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का टारगेट क्या था, 33% फॉरेस्ट किया जाए। इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए। 33% फॉरेस्ट अंडर कवर, मतलब कितने फॉरेस्ट होने चाहिए, ये इस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का टारगेट था, जो कब शुरू किया गया, 1988 में। मॉडिफाई फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू की गई। ठीक है, तो उसका टारगेट 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। फिर दूसरा टारगेट क्या था, मेंटेन इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट को स्थायी किया जाए। जो इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। वो कैसे रुकेगा, रिस्टोर फॉरेस्ट। अगर आप जंगल दोबारा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इको बैलेंस हो जाएगा, इको बैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस आ जाएगा। तो ये इको बैलेंस भी जरूरी है, इसीलिए जो है इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया गया, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सिंपल सी बातें आपको बता रहा हूं कि जब पॉलिसी लगाई गई तो उसका टारगेट क्या था। वो जो मॉडिफाई फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में लगाई गई, वो चाहते क्या थे, क्या करना चाहते थे, उस पॉलिसी में क्या करना था इंडिया की गवर्नमेंट को, 33% फॉरेस्ट लगाना था, इन्वायरमेंट को मेंटेन करना था, इन्वायरमेंट को बैलेंस करना था। तीसरा पॉइंट, कंजर्विंग नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो प्राकृतिक स्थल हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं इंडिया में, उनको बचाया जाए, उनको कंजर्विंग किया जाए, जो बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गया, उत्तराखंड की हो गया, वो कुल्लू घाटी हो गया, हिमाचल प्रदेश में कितनी अच्छी अच्छी सीनरीज है इंडिया में, वाटरफॉल हो गए। तो यहाँ पर क्या है, इनको सुरक्षित किया जाए, किसी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो कंजर्विंग नेचुरल हेरिटेज यानी कि नेचुरल हेरिटेज को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। ये तीन टारगेट आ गए समझ में, बिल्कुल 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जाना चाहिए, नेचुरल हेरिटेज को बचाया जाना चाहिए। जो हमारी सुंदरता, जो हमारे इंडिया में, हमारी इंडिया की जिस चीज से सुंदरता होती है, मतलब प्राकृतिक जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है जिससे इंडिया की सुंदरता बनी हुई है, उसको बचाया जाए। ठीक है। नंबर 4, चेक सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोका जाए। मिट्टी का कटाव बार बार होता रहेगा तो पेड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर मिट्टी कटाव को रोकना है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे। सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव हो जाना। जब तेज बारिश आती है या फिर बहुत ज्यादा रिवर्स वहां पर कटाव छटाव करती है तो मिट्टी कट जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। तो सॉइल इरोजन को रोका जाए, और अगर सॉइल इरोजन को रोका जाए प्लस बाढ़ और ड्रोट को रोका जाए। बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर ड्रोट माने सूखा पड़ना, बाढ़ फ्लड होती है। तो अगर सूखा पड़ जाता है तो उसको भी रोको किसी तरह से। तो ये इस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का टारगेट था।
कब का टारगेट था? 1988 का टारगेट, ठीक है। अब नंबर 5 देखिए, एफोरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड। डिग्रेड मतलब कि जो जमीन खराब हो गई है वहां पर जंगल लगाए जाए। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन लगाना, वनीकरण, वन लगाना, तो वो क्या होता है? एफोरेस्टेशन होता है। तो एफोरेस्टेशन किया जाए उस जमीन पर जो खराब जमीन है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान की बहुत सारी जमीन है जो कि बंजर भूमि है, तो उस बंजर भूमि पर वन लगाए जाए ताकि वहां पर बारिश की परसेंटेज बढ़ जाए। तो ये भी टारगेट था। तो इस तरह से 5 टारगेट हो गए। 6 नंबर पे टारगेट जो था 6 नंबर पे जो टारगेट था वो इंक्रीज करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था। प्रोडक्टिविटी का मतलब है टिम्बर्स और फ्यूल। टिम्बर यानी कि लकड़ियां और ईंधन, ईंधन को क्या करना था? इंक्रीज करना था, मतलब कि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए किसी तरह से, उसको इंक्रीज करना था, ठीक है। टिम्बर्स को, लकड़ियों को और लकड़ियों से मिलने वाले ईंधन को बढ़ाना था ताकि ट्राइबल पीपल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, क्रिएटिव हो जाए, ठीक है। तो ये सारे टारगेट थे। एक बार दोबारा देख लीजिए। मेंटेन एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, कंजर्विंग नेचुरल हेरिटेज, चेक सॉइल इरोजन, फ्लड एंड ड्रॉट, एफोरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि जंगल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ताकि ट्राइबल पीपल को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। टिम्बर्स, फ्यूल वगैरह ये सब बढ़ाए जाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, और क्रिएटिंग मैसिव पीपल मूवमेंट, कि लोगों के अंदर एक जो है लोगों को जोड़ा जाए, जंगल लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो लोगों को उसमें कनेक्ट करना था। जैसे चिपको आंदोलन, आपको याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन उत्तराखंड हिमाचल एरिया में शुरू किया था, ठीक है। तो वो सारे जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे। जब वहां पर कॉन्ट्रैक्टर पेड़ काटने के लिए आया तो सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में हिमाचल के प्रदेश के लोग जो सारे थे वो चिपक गए पेड़ों से और काटने नहीं दिया गया पेड़ों को। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट शुरू की गई, ठीक है। तो ये बड़ी बात थी, लोगों को अवेयर किया जाना, ठीक है। दूसरा एक और बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात ये थी कि जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे आजकल जंगल को बचाने के लिए देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाता है पेड़ों को। जैसे कि कहते हैं कि जो इमली का जो पेड़ होता है बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है, पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है, बेल पत्र का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है, इसके अलावा तुलसी का जो प्लांट होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। तो लोगों के बीच में क्या है, एक अवेयरनेस बनाई गई कि भाई पेड़ों को मत काटो, इनमें देवताओं का वास है। तो लोगों के अंदर क्या गया, मूवमेंट शुरू की गई, लोगों को जोड़ा गया। इस कंजर्वेशन की प्रोसेस हो रही थी, वन संरक्षण की जो प्रोसेस हो रही थी उसमें लोगों को जोड़ा गया। अब इसका एक और एग्जांपल लो, सरिस्का, आपने सुना होगा अलवर में है, राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट, उसमें सरिस्का एक एरिया पड़ता है। तो वहां के अलवर के सारे लोगों ने मिलकर सरिस्का को प्रोटेक्ट किया है पूरी तरह से। और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है और सरिस्का के आसपास के जो लोग हैं वो जानवरों को मारने नहीं देते, वो जंगल को लगाते हैं, जंगल लगाते हैं, जानवरों को बचाते हैं। तो कितना अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी जगह पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है और अवेयर करके उनको इस पॉलिसी में, फॉरेस्ट पॉलिसी में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नीचे डाटा लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में 593 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 593 डिस्ट्रिक्ट्स में 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 188 ट्राइबल पीपल रहते हैं उनमें। 188 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उन ट्राइबल पीपल की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो ये मानो ट्राइबल पीपल जो वहां रह रहे हैं वो जो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, देखो लिखा है ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, तो ट्राइबल पीपल जो डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पे वो जातियां भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए जंगल को बचाए रखना बहुत जरूरी है, जंगल लगाना भी जरूरी है और जो जंगल लगे हुए हैं उनको बचाना भी जरूरी है। यही फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है और लोगों को भी साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर लोग साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो काम जो गवर्नमेंट चाहती है कि भी कितने 33% फॉरेस्ट हो जाए या फिर बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का हो जाए तो वो हो नहीं पाएगा। अगर लोग कनेक्ट नहीं होंगे तो
हम पूरे इंडिया भर में जितनी हमें जंगल की जरूरत है वो हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन जरूरी है। इंडिया के अंदर नेचुरल जो वेजिटेशन है वो लगनी जरूरी है और अलग अलग एरिया में फॉरेस्ट कवर भी बहुत जरूरी है। जैसे हरियाणा में बहुत जरूरत है, दिल्ली में बहुत जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में तो पोल्यूशन ही बहुत ज्यादा है। अगर दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है उसको कम करना है तो हमें उसमें फॉरेस्ट का कवर एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लगाएंगे कहाँ? सड़कों के दोनों किनारे लग सकते हैं, रोड साइड पे लग सकते हैं, या फिर जो गांव का जो टेंपल एरिया है, जैसे मान लो हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर मंदिर बने होते हैं, तो मंदिर के आसपास की जमीन होती है उसमें पेड़ लगा देते हैं। या फिर कोई पंचायत की जो जमीन है उसके ऊपर जंगल लगा देते हैं। तो इस तरह से जंगल लगाना बहुत जरूरी चीज, कैसे भी जमीन का सेटलमेंट करके कैसे भी लगाएं, लेकिन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कैसे लोग सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री में कैसे पार्ट करते हैं कि मैंने बताया ना कि अगर जंगल को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा। तो लोगों को साथ लेके कैसे काम किया जा सकता है। ओके, तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक वानिकी लिखा हुआ ऊपर देखिए टॉपिक नंबर 4 सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब कि लोगों को साथ जोड़ लिया जाए और जंगल उगाने में उनकी हेल्प ली जाए, जंगल को लगाने में गांव के लोगों की हेल्प ली जाए। ठीक है, तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी में लोगों को साथ लीजिए और जंगल लगवाइए। ठीक है, ये होता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब सामाजिक वानिकी। ओके, होता क्या इसमें मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट करना होता है, गांव के लोगों को इन्वॉल्व कर लीजिए और उनके साथ मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन कीजिए, अफोरेस्टेशन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए जंगल की और वन लगाइए। अफोरेस्टेशन का मतलब वन लगाना, गांव के लोगों को साथ लेकर। अब कैसे साथ आएंगे, जैसे गांव के लोगों को कांटेदार झाड़ियों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट उनको अलाउड करती है कि भाई आप कांटेदार झाड़ियां काट लो वहां से, लेकिन आप उसकी जगह पर नए पेड़ तो लगाओ। आप कांटेदार झाड़ियां फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए यूज करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन जहां से आपने कांटेदार झाड़ियां काट दी हैं उस जगह पर आपको नए जंगल लगाने में, नए पेड़ लगाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे में लोग सामने आते हैं और वो पेड़ लगवाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ है, हिमाचल में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। गांव के लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर जंगल लगवाते हैं, उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चीज करनी होती है, इसमें सोशल डेवलपमेंट करना होता है, रूरल डेवलपमेंट हो जाता है और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी हो जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री करने से 3 टारगेट क्लियर हो जाते हैं। इन्वायरमेंट का फायदा होता है, इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होता है, सोशल और रूरल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, सोशल और रूरल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ठीक है, सोशल और रूरल डेवलपमेंट भी होता है उसमें। अब देखिए इसकी एक पॉलिसी शुरू की गई, वो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री की। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या करना पड़ता है, गांव के लोगों को साथ लेना पड़ता है। उससे 3 फायदे होंगे, इन्वायरमेंट का फायदा हो जाएगा, सोशल लोगों का भी फायदा होगा क्योंकि उनको कांटेदार झाड़ियां काटने को मिल जाएंगी, और रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का टारगेट होता है। अब देखिए इसके लिए प्लान भी शुरू किया गया 1976 में, जो लिखा हुआ है एक प्लान शुरू किया गया, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर शुरू किया गया 1976 में। इसमें 3 चीजों पे ध्यान दिया गया, अर्बन फॉरेस्ट्री शहरों में वन लगाना, और रूरल फॉरेस्ट्री गांवों में वन लगाना, और फार्म फॉरेस्ट्री लोगों के जो खेत होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 किले या 5 किले हैं, तो गवर्नमेंट उनको अपने खेतों के चारों तरफ वन लगाने के लिए पेड़ देती है, मतलब खेतों के चारों ओर पेड़ लगाने के लिए, ट्रीज उगाने के लिए उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर सरकारी नर्सरियां होती हैं, नर्सरियों में पेड़ लगाती हैं और फिर गांव-गांव बांटते हैं। अब देखोगे जुलाई के मौसम में अब पेड़ बांटने शुरू हो जाएंगे, सड़कों के दोनों किनारे भी पेड़ लगाने शुरू होंगे, शहरों में भी पेड़ बांटे जाएंगे और गाँव में भी पेड़ बांटे जाएंगे, और लोगों को खेतों के चारों तरफ लगाने के लिए भी पेड़ दिए जाएंगे। तो ये सब इसमें मेन टारगेट है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 का टारगेट अर्बन फॉरेस्ट्री,
रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म मतलब खेतों के चारों तरफ जहां जहां जिन जिन के खेत पड़ते हैं वहां पर वो पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, टारगेट अचीव हो जाएगा, पूरे इंडिया में जंगल धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सब अपने अपने एरिया में जंगल लगाएंगे तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी जुलाई के मौसम से लेकर और अगस्त सितंबर तक 3-4 महीने में बारिश के मौसम में पर पर्सन अगर 10 पेड़ भी लगते हैं, एक आदमी अगर 10 पेड़ भी लगाता है तो इंडिया में जंगल की जो जरूरतें हैं, फॉरेस्ट की जरूरतें, वो पूरी हो जाएंगी। और गवर्नमेंट उनको फ्री में पेड़ देती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वार्ड मेंबर के साइन या सरपंच की साइन की हुई एप्लीकेशन से ही फ्री में पेड़ बांट दिए जाते हैं। स्कूलों में भी पेड़ बांटे जाते हैं, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पेड़ दे दी जाते हैं और आप लगाइए अलग अलग जगह पर। तो उससे क्या है, जंगल का जो हमारा जो कमी है, हमारी जो फॉरेस्ट की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम मतलब समुदाय को जोड़ा जाता है, ग्रुप को, गांव को जोड़ लिया जाता है और जंगल लगवाए जाते हैं। विलेज पास्चर लैंड पर, रोड साइड पे और टेंपल लैंड पर, यानी कि गांव की जो चरागाह की भूमि होती है जहां पर जानवरों को चरा के लेके आते हैं, उस जमीन पर पेड़ लगवाती हैं। मंदिर की जमीन पर पेड़ लगाई जाती हैं और रोड के दोनों साइड, रोड साइड पेड़ लगाए जाते हैं। आप देखोगे ना, रोड के दोनों साइड पेड़ लगे होते हैं, उनपे नंबरिंग की हुई होती है। नंबरिंग यानी कि 450 या फिर 1001 या 75 या 5 नंबर, इस तरह से पेड़ों के ऊपर नंबरिंग कर देते हैं। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का, कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम का एक पार्ट है और सोशल फॉरेस्ट्री का भी एक हिस्सा है, मतलब कि सामाजिक वानिकी का ये हिस्सा है। 3 इसमें जरूर लिखने हैं आपको। और ये वाला जो है ना, एग्रीकल्चर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये याद रखना चाहिए। कब शुरू किया गया? 1976 में। और फॉरेस्ट पॉलिसी को मॉडिफाई कब किया गया? 1988 में। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब लगी? 1952 में। तो 3 डेट याद रखनी चाहिए, एक तो 1952, दूसरी 1976 और तीसरी डेट 1988। ये तीनों ही जो डेट है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। अब जो अगला टॉपिक हमारा वाइल्ड लाइफ, अगला टॉपिक जो हमारा है वो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए हमें एक और पार्ट बनाएंगे, एक और पार्ट बनेगा पार्ट 3, जिसमें वाइल्ड लाइफ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने कुछ शॉर्टकट में लिखे तो हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में नहीं आएंगे जब तक हम थर्ड पार्ट नहीं करेंगे। और थर्ड पार्ट करते ही ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके सारे वीडियो आपको भेज दिए हैं। लगभग सारे वीडियो, सारे के सारे वीडियो आपके ग्रुप पर भेज दिए गए हैं और आप उन वीडियो को देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर क्लास बीच में एंड होती है, के बारे में बात कर रहे थे हम पूरे, देखिए अब बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। कितने परसेंट है? 4.5%। क्या है? प्लांट और एनिमल। पूरे इंडिया की अर्थ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 4.5% पाई जाते हैं, ठीक है। तो हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करना होगा, हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बचाना पड़ेगा। हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना होगा, हमें जंगल के जीवन को बचाने के लिए उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी। जैसे कि प्रोटेक्शन एक एक्ट लगा भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में 1972 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट था, ये 1972 में शुरू किया गया था। जंगली जीवन को बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें नेशनल पार्क बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, बर्ड सेंचुरी तैयार की गई, पक्षी विहार। नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यान और बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी विहार, ये बनाए गए ताकि जानवरों को और पक्षियों को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए अमेंडमेंट भी हुआ कि भाई कैसे सुरक्षित किया जाएगा। 1991 में अमेंडमेंट किया गया, 1991 में इसमें कुछ सुधार किए गए, ठीक है। 1991 में सुधार किए गए और उसके बाद देखोगे नेशनल पार्क लगभग 103 हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 535 हो गई और यूनेस्को से रिकॉग्नाइज बायो रिजर्व्स भी आ गए। बहुत सारे बायो रिजर्व्स बढ़ाए गए, जैसे कि आपको बताऊं, जैसे नंदा देवी बायो रिजर्व्स है या फिर नोक्रेक बायो रिजर्व्स हो गया, ऐसे बहुत सारे बायो रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो वो हम पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में,
वाइल्ड लाइफ के बारे में और जो है नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ कहाँ पर है ये और कैसे कैसे हैं, उन सब के बारे में पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इतना ही, और पार्ट 2, ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताया मैंने बताया टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताया कि कितने कैसे कैसे टाइप होते हैं। मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट, स्वैम्पी फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज हमने इकट्ठी की। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि इंडिया में कितने फॉरेस्ट कवर एरिया है। हमने बताया कि 23% है पूरे एरिया में, इतनी एरिया में फॉरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट हमारे पर जंगल जो है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वो 21.5% ही है। ठीक है, इसमें डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट भी होते हैं। डेंस 12.29 और ओपन फॉरेस्ट 8.27। ठीक है, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है 86%, दिल्ली हरियाणा पंजाब में 10% और दादरा नगर हवेली तमिलनाडु में 10 से 20% और 7 सिस्टर में 30%, यानी कि 1/3 पार्ट पूरे कंट्री का होता है। फिर हमने फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बात की। फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में शुरू की गई, फिर उसे मॉडिफाई किया गया 1988 में, फिर उसके बाद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया गया। उसके टारगेट भी हमने समझ लिए, क्या क्या टारगेट थे। फॉरेस्ट 33% होना चाहिए, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना है, फ्लड, ड्रॉट और सॉइल इरोजन को रोकना है, और जंगल लगाने हैं, एफोरेस्टेशन करना है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जंगल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी फायदा होगा, और जो लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी है, लोगों को जंगल लगाने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें से कितने ट्राइबल पीपल के हैं, तो टोटल 593 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 188 ट्राइबल पीपल्स के हैं। 188 ट्राइबल पीपल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो ट्राइबल पीपल जो है उनको जो जंगल पे डिपेंड रहते हैं उनको बचाना जरूरी है। और लास्ट में हमने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बात की जो 1976 में शुरू की गई थी, और फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ के बारे में जो कि इंडिया में सिर्फ 4 से 5% है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 1972 में शुरू किया गया। और उसके बाद हमने नेशनल पार्क जो इंडिया में है वो लगभग 103, और वाइल्ड लाइफ जो है 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में लगी है, और बायो रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमने इतना ही डिस्कशन किया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये आपको ये जो मैंने सारी क्वेश्चन को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, आप आराम से सोल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और याद भी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन आराम से याद हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आराम से क्लियर होंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।